Hello everyone. Good morning all of you. How are you all? I hope all are fine and well. Okay. Today we will start a new chapter that is lines and angles. और line and angles start करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है, जो 5th चैप्टर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, कुछ बेसिक्स वहाँ से लेंगे इस चैप्टर में और कुछ नया सीखेंगे। अब नया क्या सीखने वाले हैं वो सुनो। हम नया सीखेंगे कि अगर हमें कोई भी 2 लाइन्स दे दी जाए, कोई भी किसी भी टाइप की 2 लाइन्स दे रखी है, उसको कोई थर्ड लाइन आके कट कर दे, कोई ट्रांसवर्सल लाइन है वो आके उसको क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो किस टाइप के एंगल्स बनेंगे। सिंपल एंगल्स तो आप सबको पता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पता है कौन कौन से टाइप्स के एंगल होते हैं, लेकिन अगर 2 लाइंस को कोई थर्ड लाइन कट करे तो किस टाइप के एंगल्स बनेंगे, वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। और अगर लाइन पैरेलल हो जाए, तो किस टाइप के एंगल्स बनेंगे, तो ये सब सीखेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीछे का एक बार रिकैप ले लेते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें जो पहले पता है ऑलरेडी, उसको नए से कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें समझना थोड़ा इजी होता है। तो देखो क्या क्या हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चों को ये पता होगा और कुछ को नहीं, तो मैं इसको एक बार फिर से आपको करा रही हूँ ताकि सबको जो पीछे का है वो रिकैप हो जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लाइंस के बारे में, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइन क्या होती है, भाई लाइन एक ये बोल सकते हैं इनफाइनाइटली टाइम्स जिसको इंक्रीज कर सके, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई फाइनाइट लेंथ ना हो, ठीक है, जो लिमिटलेस है। अब इसको कहीं भी इस साइड लेफ्ट राइट में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, एक लाइन। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि अगर इस टाइप का कुछ हो तो क्या हम क्वेश्चंस, तो कई बार क्या होता है हमें कुछ फिगर ड्रॉ करना है तो वहाँ पे लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। एक पार्ट होती है इस लाइन का ही जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने ये एक लाइन ले रखी थी, मैंने इसी का क्या कर दिया, एक पार्ट बना दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट हो गई ए बी, और इसके क्या है, दोनों एंड पॉइंट्स हैं, है ना। इसके क्या है, एंड पॉइंट्स है दोनों, देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी, मतलब हम दोनों साइड इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो क्या बन जाएगी, लाइन, जिसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसके क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट। अब रे क्या होती है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद 1 एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट हो, देखो जिसके एक भी एंड पॉइंट नहीं हो वो क्या होगी, लाइन। जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो वो लाइन सेगमेंट, और जिसका एक एंड पॉइंट हो, मान लो ये एक एंड पॉइंट है और इस साइड इसको कितना भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, रे हो जाएगी। और ये क्या है, लाइन सेगमेंट, और लाइन मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन, कह रहा है अगर कोई लाइन है हमारे पास, ठीक है, कोई भी लाइन लगा लो या लाइन सेगमेंट लगा लो, अगर उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, लाइन ऑन द सेम लाइन के ऊपर, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो उन पॉइंट्स को क्या बोलोगे, उन पॉइंट्स को बोलोगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ये देखो मैंने जब आपको एग्जाम्स कराई थी तब भी बताया था, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक लाइन में होते हैं, ठीक है। कोई भी कोलिनियर फिगर क्या होता है, जो एक दूसरे को कवर कर ले, है ना, तो वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स है, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करने हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे जो एक लाइन पर नहीं हो, ठीक है। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो क्या एक लाइन फॉर्म होगी, नहीं ना। अगर मीट करेंगे तो ये इस टाइप से कुछ बनेगा, तो एक लाइन तो नहीं बनी, तो ये क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये वाले, कोलिनियर पॉइंट्स। और ये क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान से समझो क्या बता रही हूँ, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात करें लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट में मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसको कैसे डिनोट करोगे, शायद आपको पता हो। लाइन को डिनोट करते हैं ए बी, ठीक है, ये क्या हो गई हमारे पास, लाइन हो गई, ठीक है। ए बी एक लाइन है। अगर रे की बात करें तो रे को ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर सेगमेंट की बात करेंगे तो ये क्या हो गई, सेगमेंट हो गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एंगल की। लाइन की बात कर ली, लाइन किस किस टाइप की होती है, अब बात करते हैं एंगल की। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। करेक्ट, एक एंगल फॉर्म होता है कब, जब 2 रेज ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, सेम एंड पॉइंट से। कैसे, देखो
ये टू रेज हैं, ठीक है, टू रेज हैं, सेम एंड पॉइंट, हमने ये पॉइंट ले लिया, ओ ले लो इसको, ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हो। तो ये क्या कह रहा है, ये मैंने पॉइंट ले लिया ओ, और ये टू क्या हो गई रेज, मान लो ये ए है और ये बी है पॉइंट, ठीक है। तो कह रहा है ये रेज है मेरे पास, ओ ए और ओ बी टू रेज है, और पॉइंट क्या था ओ, उस पॉइंट से क्या कह रहा है कि अगर टू रेज सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक एंगल फॉर्म करेंगे। अब देखो एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जो ओ ए और ओ बी है, ओ ए एंड ओ बी क्या है, टू रेज है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ओ ए एंड ओ बी आर आर्म्स ऑफ एंगल, एंगल की क्या है ये आर्म्स है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स की क्या है आर्म्स है, यानी जिस एंड पॉइंट से टू रेज ओरिजिनेट हो रही है, एक एंगल को फॉर्म कर रही है, तो जो रेज है वो क्या है, आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब इसको नाम कैसे देते हैं सबको पता है, ए ओ बी बोल सकते हो आप इसको, एंगल ए ओ बी, या फिर एंगल बी ओ ए, या फिर बोल सकते हो एंगल बी ओ ए, और आप इसको नाम दे सकते हैं एंगल ऑफ ओ। फिर इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीजें तो वो तो आप जूनियर क्लास में 6 से सीखते आ रहे हो, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। भाई एंगल तो ये समझ लिया हमने कि एंगल किसको बोलते हैं, क्या होता है एंगल, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ एंगल पता है तभी फिर आगे आप जो बाकी एंगल्स हैं जो आज कुछ नया सीखेंगे वो वाली चीज समझ पाओगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं हम यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो थोड़ा फटाफट से करेंगे, डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी मैं यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ एंगल की, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। फटाफट से टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, ये मैंने एंगल फॉर्म कर दिया ए ओ बी, ठीक है। किस टाइप का एंगल है, इस टाइप के एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल, और इसका मेजरमेंट कैसा होता है, ये एंगल क्या होता है, जीरो से, मान लो यहाँ पे एंगल क्या है ओ की जगह हम नाम दे देते हैं ए, और इसको बोल दो ओ ए बी, ठीक है, क्योंकि अगर बार बार ओ लिखूंगी तो जीरो में और ओ में कंफ्यूजन रहेगा। तो मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। अब ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर होगा जीरो से और लेस होगा 90 डिग्री से। इट मीन्स जो एक्यूट एंगल होगा उसका मेजरमेंट क्या होगा, 0 से 90 के बीच में। वो एंगल्स कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल, जो 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, ठीक है। एंगल का दूसरा टाइप क्या है, ये है, ठीक है, क्या, ओ ए बी। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, भाई आप सबको पता है 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, ये होता है ना 90 डिग्री एंगल, और इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल। तो क्या कह रहा है कि राइट एंगल से देखो, अगर राइट एंगल होता है यहाँ तो ये यहाँ पर होता है ना, तो ये राइट एंगल से क्या है, ग्रेटर है। अगर ये राइट एंगल से ग्रेटर है तो ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल है मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल, और इसका मेजरमेंट क्या होगा, ये 90 डिग्री से। अब एंगल ए है, जो एंगल होगा ना वही बीच में लेंगे, ऐसा नहीं है ओ लिख दिया बी लिख दिया, अपनी मर्जी से नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ बात करें एंगल ए की, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, ये 90 से ग्रेटर होगा बट 180 से लेस होगा। 90 से ग्रेटर 180 से लेस, इट मीन्स जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसका मेजरमेंट कितना होगा, 90 और 180 के बीच का, ठीक है। 90 और 180 के बीच का जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। अब बात करते हैं इस एंगल की, ये है हमारे पास राइट एंगल, और ये जो एंगल है ये फिक्स है, कितने डिग्री का होता है, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो बोलेंगे एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। तो एंगल समझ आए, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक बार फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, देखिए स्ट्रेट एंगल ये है, ठीक है, ये है स्ट्रेट एंगल। कितने डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, बोलो भाई, कितने डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, ओ ए ओ बी। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180, ठीक है, स्ट्रेट एंगल ये होता है हमारे पास 180 डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर एक और एंगल आए वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है जिसका मेजरमेंट कितना है
180 डिग्री। तो मैंने आपको 4 टाइप्स बताई, आपको चारों टाइप्स का पता चल गया, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, देखो सारे मेजरमेंट में एक के बाद एक बता रही हूँ। सबसे पहले एक्यूट एंगल जो 0 और 90 के बीच में हो, उसके बाद ऑब्ट्यूज जो 90 से 180 के बीच में हो, और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब बात करें स्ट्रेट एंगल जो 180 का है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो बड़ा होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा, ठीक है। ये होगा रिफ्लेक्स एंगल AOB, यानी 180 तो ये आता है ना हमारे पास, तो कह रहा है 180 से तो बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। क्या बोल सकते हैं, 180 से बड़ा, तो एंगल O जो है हमारे पास, इसका मेजरमेंट है 180 से बड़ा है और 360 से छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या है ये है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। तो कंप्लीट एंगल क्या होगा, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 360 तक जाएगा पूरा, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा था, 180 से ग्रेटर था और 360 से लेस, और ये 0 से 180 पर था। अब ये क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ और 360 को कंप्लीट कर गया ये, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, क्योंकि इसने क्या कर दिया, कंप्लीट सर्कल बना दिया, राइट। तो आप सबको सारे एंगल्स का पता चल गया कि एंगल्स के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की। क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स are called adjacent. Two angles are called adjacent if they have a common vertex, a common arm, ठीक है। क्या होता है, देखो टू एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। अगर मैंने ये एंगल फॉर्म किया एक, ध्यान से देखना, ठीक है, AOB एंड C। क्या कह रहा है, टू एंगल्स आर कोल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। तो ये कॉमन वर्टेक्स है, टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, AOC एंड COB। AOC देखो, एक ये वाला एंगल है AOC और दूसरा एंगल है COB, दूसरा एंगल है COB, ठीक है। एंगल्स आपको समझ में आ रहे हैं। एक एंगल किसकी बात कर रही हूँ, AOC की, और दूसरा COB। तो कह रहे हैं टू एंगल्स आर कोल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स है। और अगर मैं बात करूँ इस आर्म की, ये, तो क्या ये दोनों एंगल्स में कॉमन नहीं है ये आर्म, भाई अगर इस एंगल की और इस एंगल की बात की जाए तो OC जो आर्म है वो दोनों में कॉमन है। तो कह रहा है टू एंगल्स आर कोल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स। ये कॉमन है, तो ये दोनों जो आर्म्स हो गई वो क्या हो गई, नॉन कॉमन आर्म्स। मैंने बताया था कि जो एंगल को फॉर्म करती है जो रेज, उनको क्या बोलते हैं, उसकी आर्म्स ऑफ द एंगल। तो कह रहा है जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या होंगे, डिफरेंट साइड में होगी। आप देखो ये नॉन कॉमन आर्म्स है, तो ये डिफरेंट, ये इस साइड है वो उस साइड, एक ही साइड तो नहीं है ना। तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। कौन कौन से एंगल एडजेसेंट है, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स, एंगल AOC एंड एंगल COB, ठीक है। कौन कौन से एंगल्स है, एंगल AOC एंड एंगल COB आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्यों बोलेंगे, बिकॉज दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स। ये तो कॉमन थी, ये और ये दोनों नॉन कॉमन्स है, तो नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। चलिए अब देखो इसी का एक और कि है, तो ये भी क्या, देखो मैं बना रही हूँ ये OABC, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है मेरे पास, ठीक है। ध्यान से देखना, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, टू एंगल्स बनाए। अब क्या ये एडजेसेंट है, पहले तो मुझे बताओ क्या ये एडजेसेंट है। यस, दे आर एडजेसेंट। क्यों, बिकॉज दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव ए कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड्स, ठीक है। तो ये एडजेसेंट है। बट क्या है, देखो अगर जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन को फॉर्म करे, इफ नॉन कॉमन आर्म्स form a line, then we say, तो हम क्या कहेंगे, then we say
देन वी से इट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हम उसको बोलेंगे वो पेयर्स का क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब इन दोनों एंगल्स, अगर ये दोनों एंगल्स एक लाइन के ऊपर फॉर्म कर रहे हैं, two adjacent angles are lies on a line, that means the sum of these two angles, angle 1 and angle 2, तो कह रहा है एंगल 1 और जो एंगल 2 है दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। क्योंकि देखो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ये, है ना, एक लाइन के ऊपर अगर टू एंगल्स फॉर्म करे, दैट मीन्स द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ आया है ये? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन से पहले देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और देख लेते हैं क्या होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। टू लाइंस हैं, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट करनी है एक दूसरे को, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट देन दे मेक्स एंगल्स, ये एंगल्स बनाएंगी। तो ये वाला एंगल और ये ऑपोजिट होगा, ये एंगल इस एंगल के ऑपोजिट है, यस, ये वाला एंगल इस एंगल के ऑपोजिट है, ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है ना। तो क्या कहेंगे, नाम दे देते हैं कुछ भी, ओ ए बी सी डी। तो कौन कौन से एंगल्स ऑपोजिट हैं, देखो ए ओ बी किसके ऑपोजिट है, सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के। और बात करें इसका एंगल ए ओ डी किसके ऑपोजिट है, एंगल सी ओ बी के। तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स है वो समझ में आया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, अगर टू लाइंस, ठीक है, एक लाइन ये थी और एक ये लाइन थी, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट, तो इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, लाइंस किस टाइप की होती है, लाइंस क्या होती है, टू टाइप्स की होंगी, क्या क्या, एक तो पैरेलल लाइंस और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब अगर टू लाइंस हमें दे रखे हैं तो वो किस टाइप से हो सकती है, इस टाइप से हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और टू लाइंस है, मान लो एम और एन है, ये भी एम और एन है, तो ये दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इनको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप दोनों में डिफरेंस समझिए। कह रहा है अगर टू लाइंस आपको दे दी जाए तो वो किस टाइप की होंगी, सिर्फ टू टाइप्स में उनको लिख सकते हैं, टू टाइप्स में ड्रॉ कर सकते हैं। या तो वो लाइनें, हम ये बोल सकते हैं, या तो वो लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर वो लाइनें कैसी होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब या तो एक दूसरे को कट करेंगी या नहीं करेंगे। सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है। तो अगर वो एक दूसरे को कट करती हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट सिंपल वे में कि ये क्या है, टू लाइन्स है और ये दूसरे को क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए किसी एक पॉइंट पर, तो ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। बात करें मैंने फिगर फिर ऐसा क्यों ड्रॉ किया, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो सिंपल, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है मतलब ये इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पर, तो ये भी तो कर सकती है। क्यों, क्योंकि देखो ऐसे जा रही है, अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूं, अगर, क्योंकि लाइन्स को तो मैं आगे प्रोड्यूस कर सकती हूँ ना, तो जब प्रोड्यूस करूंगी तो किसी ना किसी पॉइंट पर तो मिलेंगी। इट मीन्स दे आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि जो ऐसी लाइन आएंगी वही इंटरसेक्टिंग आएंगी, नहीं, ये भी इंटरसेक्टिंग है और ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अब बात करते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स की, जो आपस में कितना भी उसको आगे प्रोड्यूस करो, इन लाइन्स को कितना भी आप ऐसे प्रोड्यूस करोगे, ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगे, आगे कंटिन्यू चलती जाएंगी। या फिर ये बोल सकते हो कि इनका जो डिस्टेंस होगा वो आप यहाँ चाहे यहाँ कहीं पर भी मेजर करो, क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इनका डिस्टेंस हर जगह सेम आएगा। अब इस ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम है। क्या इस लाइन को और इसको मैं प्रोड्यूस करूँ तो ये कहीं मीट करेंगे, नहीं। सेम रेलवे ट्रैक वाली चीज़ है कि ये आगे चलती जाएंगी, मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और सेकेंड नाम इनका क्या है, पैरेलल लाइन्स। तो इनको हम पैरेलल लाइन्स भी बोलते हैं।
समझ आया सबको? अब बात करते हैं एक्सिम 6.1 की। अब मैंने आपको जब एक्सिम्स यानी जब 5th चैप्टर पढ़ाया था यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तब क्या बताया था कि एक्सिम क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है, ट्रू स्टेटमेंट, जिसको प्रूव की कोई जरूरत नहीं होती। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे एक्सिम्स है, इनको पढ़ते हैं। देखो क्या है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ये ऑलरेडी मैं आपको जब adjacent angles मैंने करवाया था अभी जब आपको, तब बताया था। क्या कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है, if a ray stands on a line, ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर दी जाए। मान लो रे तो कैसे भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी, कैसे भी। तो कह रहा है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तो यहाँ पे टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म होंगे। तो कह रहे इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? मान लो ये था 0ABC, सॉरी OABC, तो ये हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो समझ आया? वही चीज है जो मैंने आपको वहां बताई थी कि फिर रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ओके, सो दैट इज एक्सिम 6.1। नेक्स्ट एक्सिम 6.2, इफ द सम ऑफ, इसी का क्या है? रिवर्स है, इसी का रेसिप्रोकल है। क्या कह सकते हैं? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, कह रहा है अगर टू एडजेसेंट एंगल है, मान लो ये एंगल है, टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, या फिर जरूरी नहीं कि सीधी ही हो लाइन, ये लाइन स्ट्रेट हो, मतलब ऐसे भी हो सकती है। अगर मान लो ये है, ठीक है, क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, यहाँ पर भी एक एडजेसेंट एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी। कह रहा है अगर दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। तो नॉन कॉमन आर्म्स तो ये हो गई ना भाई, ये तो कॉमन हो गई इसकी। ये नॉन कॉमन आर्म्स क्या फॉर्म कर रही हैं? एक लाइन को फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या फॉर्म कर रही है? एक लाइन को फॉर्म कर रही है। तो दोनों एक्सिम्स एक दूसरे का इनवर्स है, इसका रेसिप्रोकल है, ये समझ में आया। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर, ठीक है, सॉरी, लीनियर पेयर एक्सिम, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर एक्सिम, क्योंकि मैंने बताया था इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो जो ये एक्सिम्स हैं इनको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर एक्सिम्स। समझ में आया? चलो अब इन्हीं जो एक्सिम्स है इनको यूज करते हुए थ्योरम को प्रूव करेंगे। आप देखो, एक्सिम्स और पोस्टुलेट मैंने बोला था सेम ही है, लेकिन उनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, वो क्या होते हैं? ट्रू स्टेटमेंट होते हैं। बट थ्योरम को प्रूव की जरूरत होती है, और वो प्रूव कैसे करते हैं? एक्सिम्स और पोस्टुलेट को, ठीक है, एक्सिम्स और पोस्टुलेट से उनको क्या करते हैं? हम प्रूव करते हैं। तो चलिए थ्योरम को प्रूव करते हैं। क्या है हमारे पास? थ्योरम पढ़ो। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें अपने आप को इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। मैंने अभी आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो बता दिए थे। क्या कि अगर टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देखो भाई यहाँ पे टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, चलो नाम दे देते हैं इनको, इनका कोई भी नाम दे देते हैं, O A B C D नाम दे दिया मैंने। अब टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैंने बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा? ये इसके वर्टिकल है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। अब क्या कह रहा है? हमें प्रूव करना है कि ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये तो हमें पता था, ये तो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे। अब वो कह रहे हैं ये बताना कि ये इक्वल है। मैं यहाँ पे AOB BOC बार बार लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख रही हूँ 1 2 3 4, ठीक है, मैंने सिर्फ नंबरिंग दे दी, तो इससे क्या है? थोड़ा और ईजी हो जाएगा। यानी हमें यहाँ प्रूव क्या करना है? देखो हेयर क्या दे रखे हैं हमें? हेयर गिवन दैट A B C D ऐसे दे दिया मैंने नाम, चलो कोई बात नहीं। तो हेयर गिवन दैट AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एंड मेक ऑपोजिट एंगल्स, एंड मेक ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रही है। वी हैव टू प्रूव
हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई हमें बताओ, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है वो क्या है, इक्वल, यानी एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, एंड एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, ये हमें प्रूव करना है। और दे क्या रखा है कि AC और BD जो 2 लाइंस थी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मेक कर रही है, तो हमें पता है, सिर्फ प्रूव ये करना है। आप कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले 1 3 2 4 को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ आपको एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो जो मैंने लिखा क्या वो समझ आया, मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, क्यों लिखा, यहाँ पर लिखेंगे वी नो, हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि AOB, AOC क्या है, पेयर, जो AOC है वो क्या है, एक्सिम पेयर, सॉरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये 2 एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, क्या एक स्ट्रेट लाइन है और वहां पे क्या बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है, लीनियर पेयर एक्सिम्स को यूज कर सकते हैं। तो हम ये लिख रही हूँ मैं, वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 1, क्यों, बिकॉज लीनियर पेयर एक्सिम, लीनियर पेयर एक्सिम की वजह से मैंने इसको ये लिखा, समझ आया। एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सिम है। क्या बताया था उसमें कि अगर एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर एक रे है और वो जो एंगल्स बना रही है उनका सम कितना है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो जो ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ये हमने एक्सिम में देखा था, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ AOD की, ठीक है, एंगल जो लाइन है AOD, तो यहाँ पर भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, होगा भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180, क्यों होगा, यहाँ पर भी तो लीनियर पेयर एक्सिम है, बिकॉज लीनियर पेयर एक्सिम, ये भी तो लीनियर पेयर एक्सिम बना रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक रे स्टैंड है और दोनों क्या है, वर्टिकली एंगल, सॉरी वर्टिकली नहीं, एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होगा 180 डिग्री। हवा बहुत तेज चल रही है तो उससे थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम थी, ठीक है। चलिए देखिए भाई, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी इसके इक्वल आ गया। अब देखो मैं इक्वेशन का नाम दे रही हूँ, ये 1 और ये 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो भाई यहाँ पे कह रहे हैं 1 प्लस 4 180 के इक्वल है, यहाँ पे कह रहे हैं 1 प्लस 2 180 के डिग्री है, दोनों से ये 180 के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ एंगल 1 प्लस 4 इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, क्योंकि दोनों का ही सम क्या है, 180 डिग्री। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर भी एंगल 1 है, यहाँ पर भी एंगल 1 है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से मैं बोल सकती हूँ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 है, बोलो, बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। अगर एंगल 1 के इक्वल है तो क्या बचा भाई, इन दोनों का तो मेजरमेंट सेम होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का भी सेम होगा, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, प्रूव। लेकिन सिर्फ ये वाला प्रूव किया है, अब इसका प्रूफ बाकी है ना। तो चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसका प्रूफ कब आएगा, ठीक है, सेम ऐसे ही हमें फिर से करना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, अब हम लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे पहले ये दोनों लाइनें ली थी, अब ये और ये ले लेते हैं। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होंगे 180 डिग्री के। रीजन वही है, पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एक्सिम। क्या है रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एक्सिम। वैसे ये आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट देखिए 3 और 4 इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी इक्वल होगा। यहाँ से भी क्या आएगा, एंगल 2 और एंगल 4 ही इक्वल आएगा, 1 और 3 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। क्यों, क्योंकि अगर एंगल 3 और 4 ले रही हूँ तो फिर से क्या होगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे ऐसे एंगल लेने हैं जहाँ पे 1 और 2 आए, यानी ये वाली। तो दोबारा से ये वाले लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आया, और ये है, ये भी क्या है, लीनियर एक्सिम ही तो है, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एक्सिम। समझ आया ये। हमें कौन सा लेना है, क्योंकि ये सारे ही इक्वल है, सारे किसके ऊपर है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 होगा सब एडजेसेंट एंगल्स का सम। तो अब मैंने लिया ए और सी वाली जो लाइन थी उसको ले लिया, एंड सेकेंड लाइन ली बी और डी वाली, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या कहेंगे, अगर ये दोनों 180 के इक्वल है, अगर ये दोनों 180 के इक्वल है
तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एंगल 2, इसके बाद यहाँ देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये और ये एंगल सेम है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एंगल 3 किसके इक्वल आएगा, एंगल 1 के इक्वल आएगा, एंगल 3 इक्वल 1 के इक्वल आएगा। यहाँ से आ गया एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल आएगा। यही तो प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। क्या थी हमारी जो थ्योरम थी, वो थ्योरम थी इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो समझ आया कि कैसे प्रूव करना है। अब देखो, अगर हमें 2 पैरेलल लाइन्स दे रखी हैं, अगर हमें पैरेलल लाइंस दे रखे हैं 2 और उसको कोई ट्रांसवर्सल एल कट करी है, तो किस टाइप के एंगल्स फॉर्म होंगे, अब ये पढ़ेंगे हम। और ये जो अभी करेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स जो सीखेंगे, वो हमारा पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो मेन आप ये कह सकते हो कि जो अब हम पढ़ने वाले हैं वही पूरे चैप्टर में आएगा। ठीक है, वही यहाँ से मेन है। आप देखो क्या कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी 2 लाइन को, जरूरी नहीं कि सिर्फ पैरेलल लाइंस को, अगर 2 लाइंस है उसको भी एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तब भी यही एंगल्स फॉर्म होंगे, तब भी इन एंगल्स का यही नाम होगा। लेकिन अगर लाइनें पैरेलल होंगी, अगर लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, तो क्या होगा, जो ये एंगल्स बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जो भी एंगल्स बनेंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल। एंगल्स क्या क्या बनेंगे वो देखिए। एंगल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं वो बात करते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप ये बोल सकते हो जो एक जैसे एंगल्स हो, लाइक सेम। ठीक है, एक जैसे एंगल्स। अब देखो यहाँ पे एक जैसे एंगल्स कौन कौन से हैं। अगर मैं एक जैसे एंगल्स की बात करूं तो 1 और 5, देखो इस लाइन को थोड़ा सा सिंपल करके दिखाती हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर फॉर्म कर रही हूँ 1 और 5। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 5। क्या आपको एक जैसे एंगल नहीं दिख रहे हैं, एक जैसे है ना, तो यहाँ पर एक पेयर तो ये हो गया एंगल 1 और एंगल 5। अभी अभी मैंने बोला आपको कि जो लाइनें अगर पैरेलल हुई और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करेगा, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, सॉरी एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो 1 5 के इक्वल होगा, सेम एंगल हो गया। सेकंड अगर देखें तो ये इसके इक्वल होगा, ये भी तो सेम दिख रहा है, देखो ये एक जैसे एंगल्स होंगे, यानी यहाँ पर तो एंगल 2 है और यहाँ पे क्या है, 6। तो सेकंड पेयर क्या बना, एंगल 2 एंड एंगल 6 का सेकंड पेयर देखा। अब थर्ड की बात करें जो एक जैसे हो, अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर, देखो दोनों सेम नहीं बन रहे हैं। अगर इसको और इसको देखें, ये ऐसे बन रहा है, ये यहाँ बनाया मैंने और ये यहाँ बनाया, तो ये भी तो सेम बने। एंगल का नाम क्या है, 4 और 8। तो थर्ड बना मेरे पास एंगल 4 और एंगल 8। अब फोर्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये और ये है ना, ये भी तो सेम सेम है। तो ये है एंगल 3 और ये था एंगल 7। तो ये आ जाएगा मेरे पास फोर्थ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। तो क्या आप सबको समझ आए कौन कौन से एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सेम एंगल्स, क्या बोल सकते हैं हम उनको, एंगल जो दिखने में बिल्कुल सेम हो। तो कौन कौन से मैंने आपको अलग से ड्रॉ करके बताया। देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 2 ये हुए, ये एक जैसे, देखो इसको ऐसे ध्यान रख लो, 1 5 एक जैसे हैं, 2 6 एक जैसे हैं। यहाँ पे ये और ये, यानी ये था 4 और ये था 8, 4 8 3 7। तो ये कैसे एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये समझ में आया सब बच्चों को अच्छे से। ओके, सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड एंगल से अब अल्टरनेट एंगल्स। अभी मैंने आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताए थे, कुछ वही है। तो ये क्या, ये दूसरे हैं अल्टरनेट एंगल्स, लेकिन ये 2 टाइप्स के होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर। यानी 2 तो एक्सटीरियर में बनेंगे और 2 इंटीरियर में। तो हम पहले बात करते हैं इंटीरियर की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब जो अंदर की साइड जो एंगल्स बन रहे हैं, जो एंगल्स अंदर की साइड बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स, 4 और 6। देखो ये इसके अल्टरनेट में है, मतलब अल्टरनेट क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो देखो ऐसे देख, ये 4 है और ये इसका उल्टा बन गया ना, एक ही लाइन के ऊपर ये 4 था, ये 6 है। सेकंड अगर ये यहाँ लगाऊं और ये यहाँ लगाऊंगी तो भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। तो 4 किसका अल्टरनेट है, 6 का, और 3 किसका अल्टरनेट है, 5 का। अब इंटीरियर की बात हो रही है, तो ये पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल है, ये इसके अंदर ही तो है, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया, अल्टरनेट एंगल्स। तो है बट अंदर भी है लाइंस के, तो उसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। कौन कौन सा एंगल, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है,
और सेकंड है एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? जो अल्टरनेट तो होंगे लेकिन बाहर की साइड होंगे। तो अब वो बाहर की साइड जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है वो कौन कौन से हैं? देखो भाई, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये 1 है और ये 7, ये इसके एक्सटीरियर में है और अल्टरनेट है उल्टा। अब ये बात करें 2 और ये 8, दोनों ही पेयर एक जैसे बनेंगे, ये ध्यान रखिए, दोनों पेयर कैसे बनेंगे? एक जैसे। तो फर्स्ट है एंगल 2, किसका? अल्टरनेट एक्सटीरियर है 8 का, और सेकंड है 1 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल समझ आ रही है सब बच्चों को? तो फर्स्ट बताया मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेकंड बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो अल्टरनेट भी होंगे और इंटीरियर में होंगे, यानी पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड। अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट होंगे लेकिन क्या होंगे? एक्सटीरियर यानी बाहर की साइड। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीरियर, फोर्थ है मेरे पास इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसके क्या कह रहे हैं? इंटीरियर एंगल है और सेम साइड के साइड ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल्स है? तो देखो भाई, ये है एंगल 4 और 5 है, देखो ये 4 और ये 5, तो क्या कह रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स बता रहे हैं। उसने ना अल्टरनेट बोला ना कोरस्पॉन्डिंग बोला, उसने कहा सिर्फ इंटीरियर एंगल, वो भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन सा एंगल हो गया? 4 5, और अगर इस साइड देखिए तो ये और ये 3 और 6, और इधर 4 और 5, तो ये हो जाएगा सेकंड 3 और 6। दोबारा से देखो, कह रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन कौन से एंगल्स है? ट्रांसवर्सल के अगर इस साइड देखें तो एंगल 4 5 और इस साइड देखें तो एंगल 3 और 6, और ये सारे होंगे क्या? इक्वल। क्यों? क्योंकि लाइन कैसी है? पैरेलल, और पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। आई होप आपको सारे एंगल्स समझ आ गए, ठीक है, कि एंगल्स कौन कौन से किस किस टाइप से बनते हैं। अब एक्सिम है, वो एक्सिम देखो, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ आपको एक्सिम 6.3 है मेरे पास, एक्सिम 6.3, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, जो अभी समझाया उसी से रिलेटेड है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then each pair of corresponding angles is equal। ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या कि if a transversal intersect two parallel lines then each pair of corresponding angle is equal। और इस एक्सिम को क्या बोलेंगे? corresponding इस एक्सिम को बोलेंगे corresponding angles एक्सिम। ठीक है, समझ आया भाई कि अगर कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो पेयर बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो क्या होगा? इक्वल होगा। और इस एक्सिम को क्या बोलेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम। नेक्स्ट देखिए, इसी का रिवर्स है एक्सिम 6.4, इफ ए ट्रांसवर्सल ठीक है intersects two lines such that a pair of corresponding angles equal, then the two lines are parallel to each other। देखो क्या है ये, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या कह रहा है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि इस तरीके से वो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है कि जो लाइंस है, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? इक्वल। तो हम
क्या बोल सकते हैं कि लाइंस क्या होगी, पैरेलल। और उसमें क्या था कि अगर लाइन पैरेलल है तो जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये दूसरे के ऑपोजिट है और इनको क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम। आई होप आपको जितने भी मैंने अलग अलग टर्म्स कराई सब समझ आ गई। जो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स थे कि ये वाले जो हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, ये सब कुछ भी अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हवा तेज चल रही है थोड़ी, तो अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी कुछ दिक्कत है, जो आपको लगता है थोड़ा बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। थोड़ा सा एक बार दोबारा से किसी चीज़ को देखते हो तो आधे से ज़्यादा समझ आ जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करेंगे। और अगर कोई एक दो थ्योरम रह गई होगी तो उनको भी वहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, खुद को हाइड्रेट रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें।